अब टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो ये आर्टिकल 256 से लेकर के 263 में लिखा हुआ है कि पार्ट 11 में हमने कहा कि भाई हम बताएंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहले हमें पावर्स को बांटना पड़ेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो हमने सबसे पहले पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें लॉजिकल बात है कि एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की यूनियन लिस्ट पे होगी और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूट करने की पावर है स्टेट की, वो स्टेट लिस्ट पे होगी। एक ही चीज़ है जिस पे दोनों चले जा सकते हैं, डेट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आपको जो हुक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्करेंट लिस्ट पे एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, तो कॉन्करेंट की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास है, सेंटर के पास नहीं है, स्टेट के पास है एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री लॉ और स्टेट का कानून टकरा जाए तो ये पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। तब जाके सेंटर के पास जाती है, नहीं तो ये स्टेट के पास ही रहेगी। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री लॉ की बात आएगी तो ये सेंटर के पास जाएगी, नहीं तो एग्जीक्यूटिव पावर, इस वर्ड पे ध्यान रखना है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है। अब अगर सेंटर और स्टेट को मिलकर के अच्छा काम करना है तो कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि मानने पड़ेंगे आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पे। स्टेट को खुला नहीं छोड़ सकते हम, तो इसलिए हमने कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स पे स्टेट की रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं। हर एक स्टेट को अब ऑब्लिगेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल ऑब्लिगेशन, एक होता है स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। जनरल ऑब्लिगेशन ये बोलता है कि हर एक स्टेट को, एवरी स्टेट को कंप्लाइंस करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी। जो भी पार्लियामेंट ने आपका कानून बनाया है उसके साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन ये है कि आप रोक नहीं सकते, आप एक तो इम्पेड नहीं कर सकते, प्रेजुडाइज नहीं कर सकते, जो सेंटर की पावर है स्टेट के अंदर उसको नॉट इम्पेड। अगर कुछ सेंटर करना चाहती है स्टेट में तो आप उसको रोक नहीं सकते स्टेट में करने से। पार्लियामेंट के तो यस, अगर पहला ये कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाया है तो उसको कंप्लाइंस करो, उसको आप लागू करो, ये तो जनरल बात है। दूसरा है कि आप सेंटर को पावर एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकते, ये स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है। तीसरी बात आती है यहाँ पे आर्टिकल 365 की। अब देखो, अगर कंप्लाइंस करने से स्टेट फेल हो जाए, अगर कंप्लाइंस फेल हो जाए तो क्या होगा, तो आपका प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाएगा कि भाई स्टेट जो है हमारी डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रही है, मान नहीं रही है। यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई सेंटर क्या क्या डायरेक्शन देता है स्टेट को। अब सेंटर ने 4 डायरेक्शन दिए हैं स्टेट को और 2 ऑब्लिगेशन दिए हैं। अब वो जो 2 ऑब्लिगेशन थे वो तो हमने पीछे पढ़ लिए, एक जनरल ऑब्लिगेशन था, एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन था। वन इज जनरल ऑब्लिगेशन, वन इज स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। अब ये जो 4 डायरेक्शन है वो क्या है, सबसे पहला आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के तरीकों को। कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए स्टेट का। आपको रेलवेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार का कहना है एक तो आपको कम्युनिकेशन बनाने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, रेलवेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा,
आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि प्राइमरी लेवल में एजुकेशन मदर टंग में हो सके। ये स्टेट का काम है। चौथी चीज, आपको ड्रॉ एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफाइड स्कीम्स वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट। आपको किसके फायदे के लिए स्कीम बनानी चाहिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ये 4 चीजें सेंटर ने डायरेक्शन दी हैं, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। ये 4 क्या हैं? ये डायरेक्शंस हैं। इसके बाद में आता है एक नया कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार जो है राज्य सरकार से संपर्क ही ना कर पाए। कम्युनिकेशन जरूरी है। रेलवे को प्रोटेक्ट करो। बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना है, मदर टंग में पढ़ाओ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का फ़ायदा करो। ये 4 चीज़ें तो मिनिमम कर ही लो। अगला कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल डेलीगेशन। अब डेलीगेशन जो होता है फंक्शंस का, बंटवारा काम का कैसे होगा? जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव बंटवारा है, कानून कौन बनाएगा, किसका चलेगा, कैसे होगा, वो रिजिड है। वो क्या है? रिजिड। यहाँ पे जो हुक है, वो हुक ये है कि सेंटर जो है वो नहीं डेलीगेट कर सकता अपनी लेजिस्लेटिव पावर स्टेट्स को। सेंटर नॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट पे मर्जी थोप नहीं सकता अपनी। दूसरी चीज, कोई भी सिंगल स्टेट पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि भाई कानून बना दो स्टेट सब्जेक्ट पे। उसके लिए 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट चाहिएंगी। सिंगल स्टेट ये काम नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हमारा कि भाई इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन होना चाहिए। अब इसमें क्या चीज सिस्टम है? अगला जो हुक है वो ये है कि प्रेसिडेंट विद कंसेंट विद स्टेट गवर्नमेंट एनथ्रस्ट टू दैट गवर्नमेंट एनी ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। बहुत खास हुक है ये। अगर प्रेसिडेंट साहब को क्या लेनी पड़ेगी? पहले कंसेंट। किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। अगर वो सेंटर गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट में डालना चाहते हैं तो, अगर वो सेंटर के किसी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डालना चाहते हैं स्टेट में, तो उनको क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट विद स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हुक है। प्रेसिडेंट तो कंसेंट किससे लेगा? स्टेट गवर्नमेंट से। गवर्नर जो है स्टेट का, कंसेंट लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर वो कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट का करना चाहते हैं तो इसका मतलब है, अरे भाई अगर वो स्टेट का, समझिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। प्रेसिडेंट साहब को सेंटर का कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन डालना है ठीक है, स्टेट में, तो कंसेंट किसकी लेनी पड़ेगी? स्टेट गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट साहब को। अब गवर्नर कोई स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन खुद से करना चाहते हैं, गवर्नर साहब तो स्टेट के ही हैं, तो खुद से गवर्नर साहब उसी का करेंगे, तो उसकी कंसेंट कहां से आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये 2 हुक हैं यहां पे। इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेंटर टू अ स्टेट विदाउट स्टेट कंसेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? ये भी एक नई चीज है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को स्टेट में करना है विदाउट स्टेट के कंसेंट के, यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहता है कि मुझे स्टेट की कंसेंट नहीं पूछनी, तो ऐसा डेलीगेशन सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, प्रेसिडेंट नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो स्टेट से पूछे।
यस, ये भी एक हुक है। 3 हुक आ गए इसमें, एक प्रेसिडेंट साहब का हुक आया, एक गवर्नर साहब का हुक आया, और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। पहली बार है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ढंग से कि अगर आपको कंसेंट नहीं लेनी तो पार्लियामेंट करेगी, फिर प्रेसिडेंट नहीं। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, अगली चीज क्या कह रहा है, ऑल लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट ने सबसे पहले कानून किस पे बनाया, यूनियन लिस्ट पे। वो उनके पास ये पावर है कि वो अपनी पावर को और ड्यूटीज को इंपोज कर सकते हैं स्टेट पे। पार्लियामेंट चाहे तो कोई कानून बना करके यूनियन लिस्ट में ड्यूटीज को इंपोज कर सकती है स्टेट पे। यही सेम चीज कैन नॉट डन बाय स्टेट। अब स्टेट कोई ऐसा कानून बना करके पार्लियामेंट पे पावर नहीं थोप सकती। पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना करके स्टेट पे पावर थोप सकती है, स्टेट नहीं कर सकती। स्टेट यही चीज करके सेम थिंग कैन नॉट डन बाय स्टेट। स्टेट पार्लियामेंट पे नहीं कर सकती, ऊपर यूनियन पे। ये कह रहा है। म्यूचुअल डेलीगेशन कैसे होता है फंक्शंस का, एक तो एग्रीमेंट के द्वारा होता है। भाई दोनों लोग एग्री कर जाए, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, तो हो जाएगा। या फिर कानून बना दे पार्लियामेंट, तो भी हो जाएगा। इसमें हुक ये है कि पार्लियामेंट जो है हमारी, वो तो दोनों चीजें यूज कर सकती है। वो कानून भी बना सकती है, एग्रीमेंट एग्री करके भी, समझा बुझा करके भी काम कर सकती है। लेकिन सेंटर केवल एग्रीमेंट कर सकती है, लेजिस्लेशन नहीं, क्योंकि स्टेट का कानून सेंटर पे नहीं चलेगा। जी, अगला टॉपिक आता है हमारा। देखो, अगर आपको ये समझना है कि एग्रीमेंट और लेजिस्लेशन में क्या अंतर होता है। अभी समझिए कि जैसे केंद्र में मोदी साहब की सरकार है। मोदी साहब ने एक स्कीम निकाल ली कि भाई मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करना चाहता हूँ। उन्होंने सारे स्टेट्स को भेजा कि भाई इसको लागू कर दो, और स्टेट्स ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, अच्छी स्कीम है, लागू कर देते हैं। लेकिन वहीं पे पश्चिम बंगाल की जो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं ममता बनर्जी, वो अड़ गई, मैं तो लागू नहीं कर रही, मैं तो एग्री नहीं हो रही। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तरीका क्या बचा, हम कानून बना करके लेकर के आएंगे, तुम्हें एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो डायरेक्शंस हैं, जो ऑब्लिगेशन है, वो तो मानने पड़ेंगे तुम्हें। तो केंद्र सरकार के पास दोनों तरीके हैं, या तो भाई तुम सहमति से मान जाओ, एग्रीमेंट कर लो, या फिर तुम लेजिस्लेशन से मानो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि देखो यार, हम बहुत अच्छी स्कीम सोच रहे हैं ये, और इसके लिए हमें ज़्यादा पैसा चाहिए थोड़ा, और ये स्कीम ऐसे फ़ायदेमंद है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री कर जाएगी कि ठीक है, बजट में डिमांड फॉर ग्रांट करके आपको पैसा देते हैं हम, टेंशन मत लो। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे कि मैं जबरदस्ती डंडा करके पार्लियामेंट से कुछ ले लूं, नहीं ले सकते आप। अब यहां तक तो हो गया म्यूचुअल डेलीगेशन। अब होता है कि क्या कोऑपरेशन होता है दोनों के बीच में। कोऑपरेशन करने के लिए पार्लियामेंट ने कहा है कि यस, हो सकता है। पार्लियामेंट ने कहा कि अगर दो स्टेट्स हैं, झगड़ा हो गया उनमें, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया आपको किस चीज को लेकर के, पानी के यूज को लेकर के, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, और पानी के कंट्रोल को लेकर के, तो उस झगड़े को कौन सुलझाएगा। पार्लियामेंट ने बोला हम सुलझाएंगे, टेंशन मत लो।
इसके लिए प्रेसिडेंट साहब हमारे क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 2, 6 और 3। झगड़ा कौन सुलझाएगा, पार्लियामेंट। इंटर स्टेट काउंसिल कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट साहब। इनका एक कोऑपरेशन ये भी है, इन्होंने कहा कि हम पूरा फेथ रखेंगे और पूरा क्रेडिट रखेंगे पब्लिक एक्ट्स का, जो भी सरकारी कानून है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी पूरा विश्वास रखेंगे, और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है सेंटर की और स्टेट की, उनमें भी ये एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं। पार्लियामेंट के पास एक पावर और है। अब व्हाट इज दैट पावर, पार्लियामेंट चाहे तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना सकती है। किस चीज पे, इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे, दो राज्यों को किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए, कॉमर्स और इंटर कोर्स फ्रीडम पे, ठीक है। लेकिन अब तक ऐसी कोई अथॉरिटी बनाई नहीं गई है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो जब चाहे ट्रेड पे, दो राज्यों के बीच में ट्रेड कैसे होगा उस पर कानून बना सकती है। ये कह रहे हैं, देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई फुल फेथ क्या होता है, फुल फेथ का मतलब होता है सेंटर और स्टेट ये बोलते हैं कि जुडिशरी की जो बातचीत है, देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे दो स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो जुडिशरी का जो फैसला आएगा वो किसी एक पक्ष में आएगा ना। अगर सेंटर और स्टेट का भी झगड़ा चल रहा है तो किसी एक के पक्ष में फैसला आएगा। तो इन सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि भाई हम उसमें पूरा विश्वास रखेंगे, हम एक दूसरे को गालियां नहीं देंगे, हम एक दूसरे को भला बुरा नहीं कहेंगे कि यार तूने गलत कर दिया, ये कर दिया। भाई जो भी फैसला आए जिसके पक्ष में भी, हम पूरा फेथ से, पूरी इज्जत के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज फुल फेथ। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का कहना है कि भाई 3 ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जाएंगी, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अब इनके 2 कीवर्ड हैं, कोई आईएएस साहब, कोई आईपीएस साहब कुछ भी बोले अपने आप को, तो उनका अल्टीमेट सेंटर का जो अल्टीमेट कंट्रोल है उनका, वो सेंटर के पास। अल्टीमेट कंट्रोल किसने अपने हाथ में रखा है, सेंटर ने। आपको आईएएस रहना है, आपको आईएएस नहीं रहना है, आपको कैडर देंगे, आपको कैडर नहीं देंगे, आपको कैडर से बाहर निकाल देंगे, आपको कुछ भी नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब सेंटर अपने पास लेकर के बैठा है। स्टेट को दे रखा है इमीडिएट कंट्रोल। अब व्हाट इज दिस इमीडिएट कंट्रोल, देखो झारखंड में रांची का डीएम किसको लगाना है ये सेंटर डिसाइड नहीं करता है, ये है स्टेट के चीफ मिनिस्टर की मर्जी। आपको किस आईएएस को कहाँ लगाना है, कैसे काम लेना है, वो काम लो आप। इमीडिएट कंट्रोल इसको बोलते हैं, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसका कैडर नहीं बदल सकते, ये काम करेगा सेंटर। आर्टिकल 312 क्या कहता है, आर्टिकल 312 कहता है कि पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है एआईएस, ऑल इंडिया सर्विसेज अगर क्रिएट करनी पड़ी तो कौन क्रिएट करेगा, पार्लियामेंट। लेकिन रिजोल्यूशन किसका होना चाहिए, राज्यसभा का, ठीक है। अब आगे अब ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, अब यहाँ पे भी कुछ खेला कर दिया गवर्नमेंट, सेंटर ने कहा कि अगर आपको स्टेट का कोई पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है तो इसके जो चेयरमैन और मेंबर होंगे उनको अपॉइंट तो करा लो आप गवर्नर से। उनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर। गवर्नर किसके आदमी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और अगर उनको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। तो स्टेट के पास बचा क्या, ना लगा सकते ना हटा सकते। तो इसमें कहना चाह रहा है कि जो स्टेट में पीसीएस ऑफिसर भी हैं, उनको बनाने वाली जो संस्था है, जो उनके चेयरमैन और
मेंबर बनेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी किस, तो सेंटर अपने पास ले गया ना। सेंटर ने कहा कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, मतलब दो छोटे छोटे राज्य, उन्होंने कहा यार कहाँ इतने पेपर, कहाँ इतने फॉर्म भरवाएंगे, चलो ठीक है झारखंड और छत्तीसगढ़ मिल करके ना अपना एक जॉइंट बना लेते हैं। तो क्या वो दो स्टेट की गवर्नमेंट मिलके बना सकती है? नहीं, पार्लियामेंट ने कहा थांबा, रुको भाई, हम हैं अभी, हम बनाएंगे। अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ने कहा हम बनाएंगे। पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करेगी और अपॉइंट कौन करेगा इनको? प्रेसिडेंट। तो ये भी सेंटर के पास ले गए ये लोग। तीसरी चीज जी, यूपीएससी जो सर्व करेंगे, अब बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हो सकती है जो बोले अरे कौन झंझट में पड़ेगा यार, यूपीएससी को ही बोल दो ना कि हमारा पेपर करवा दे। यूपीएससी की अगर सर्विस लेनी है तो रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नर, सीएम नहीं। यूपीएससी की अगर सर्विस लेनी है आपको तो कौन रिक्वेस्ट करेंगे, और अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? प्रेसिडेंट साहब। तो ये भी सेंटर अपने पास ले गया। ठीक है, अब एक आता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसमें क्या लफड़ा है? व्हाट इज प्रॉब्लम इन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम? हमारे यहाँ पे जस्टिस का डुअल सिस्टम नहीं है, सिंगल सिस्टम है। चलो स्टेट ने कहा कि चलो अब तो हमें कुछ मिलेगा। अच्छा, जो हाई कोर्ट के जज हैं, सेंटर ने कहा रुको, हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किनके हैं भाई? ये भी सेंटर के हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। अरे ये भी तो सेंटर में चले गए। स्टेट के पास क्या बचा? गवर्नर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसान। प्रेसिडेंट, वो पार्लियामेंट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिल्ली में। तो फिर हाई कोर्ट तो स्टेट में है ना, हाई कोर्ट का जज सेलेक्ट दिल्ली में हो रहा है। स्टेट ने कहा कि क्या हम दो लोग मिलकर के अपना एक कॉमन हाई कोर्ट बना ले, जैसे हरियाणा और पंजाब का है? पार्लियामेंट ने कहा नहीं, ये हम बना सकते हैं बस, हमारी मर्जी के बिना नहीं। अब आपको क्लियर कट समझ आ रहा होगा कि पावर सेंटर कहाँ पे है? डेट इज पार्लियामेंट, क्योंकि उसने पावर अपनी छोड़ी ही नहीं है किसी के पास। अब इन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दें आप लोगों को। अगर आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लग गई तो सेंटर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी भी मैटर पे। अब तक तो वो डायरेक्शन देता था 4 मैटर पे नॉर्मल स्थिति में: कम्युनिकेशन, रेलवे, एसटी का वेलफेयर, शेड्यूल ट्राइब का वेलफेयर, और चौथी क्या थी? शेड्यूल ट्राइब हो गई प्राइमरी एजुकेशन। सेंटर ने कहा कि अगर एक बार आर्टिकल 352 लग गया तो हम फिर जो हमारी डायरेक्शन होगी ना वो किसी भी मैटर पे दे सकते हैं हम। चलो, जरूरी नहीं कि हम स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करेंगे, लेकिन उसको अपने कंप्लीट कंट्रोल में ले आएंगे। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। नहीं,
आर्टिकल 356, अगर किसी एक स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए तब प्रेसिडेंट को एज्यूम कर लिया जाता है कि प्रेसिडेंट साहब अब सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन करेंगे खुद, हिमसेल्फ। पावर वेस्टेड किसके पास कर सकते हैं ये? प्रेसिडेंट साहब किसको पावर दे सकते हैं? यहाँ पे खेला क्या है, या तो वो गवर्नर को दे सकते हैं या वो किसी दूसरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को भी दे सकते हैं। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 360 पे। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है? सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन ऑफ फाइनेंस। सेंटर कह सकता है कि तुम खर्च बहुत कर रहे हो, थोड़ा देखो इसको। और यहाँ पे कौन देंगे नेसेसरी डायरेक्शंस? प्रेसिडेंट साहब नेसेसरी डायरेक्शंस देंगे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्लियामेंट नहीं देगी, प्रेसिडेंट साहब देंगे कि आप सैलरीज घटा दीजिए। अब जी, आर्टिकल 355 क्या कह रहा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लगती है, वो किसी एक स्टेट में नहीं लगेगी। जब लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी पूरे देश में लगेगी, तो सभी सबकी घटेगी। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है, सबकी घटेगी, फिर स्टेट सेंटर कुछ नहीं, पूरे देश में लगेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 355 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि सेंटर प्रोटेक्ट करता है स्टेट को। सेंटर जब प्रोटेक्ट करता है स्टेट को, कब? जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो, तो ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 355 कहता है कि इंश्योर कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करे। गवर्नर साहब को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। गवर्नर एक्ट कैसे करते हैं? एजेंट ऑफ सेंटर की तरह। गवर्नर किसके एजेंट होते हैं और रिपोर्ट किसको देते हैं? अपनी सेंटर को। अब एक चीज बची हुई थी कि भाई स्टेट में इलेक्शन करवाए जाए। पार्लियामेंट ने कहा रुको भाई, अगर आपको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कराना है तो किससे कराओगे? गवर्नर। और अगर उनको हटवाना है तो किससे हटवाओगे? ये भी हम रख रहे हैं अपने पास। तो अब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि ये स्टेट और यूनियन का रिलेशन क्यों इतना डामाडोल है हमारे यहाँ पे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अब कुछ एडवाइजरी बॉडी बनाई सेंटर ने। एडवाइजरी बॉडीज कौन कौन सी है? जैसे नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जोनल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये सब एडवाइजरी बॉडी हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे आराम से। ये भी सेंटर स्टेट के बीच में एक इशू है।